हेलो दोस्तों, एवरेज की तीसरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरी औसत की प्रथम 2 क्लास को देख रखा होगा, जिसमें दोस्तों मैंने सारे के सारे थ्योरी को मैंने बता रखा है, तो आप लोगों की आज की सेशन के सारे क्वेश्चन हलवा लगेंगे। और दोस्तों आप मेरे ऊपर विश्वास माने, मैं जो कह रहा हूँ, आप लोगों को जिस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट या तो 1 मिनट का समय लगता होगा पहले से, या तो अगर आप लोगों को लगता होगा कि एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अब आप लोगों को वैसा फील नहीं होगा। और आप लोग जिस क्वेश्चन की कल्पना भी अगर मेरे भाई आप नहीं कर पाओगे ना कि आपसे भी क्या ये क्वेश्चन बनेगी, आप लोगों को वो क्वेश्चन बनेगी ही नहीं, हलवा लगेगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। दोस्तों मैं अपने इस एपिसोड में मैंने जो पढ़ा रखा है इसके पहले जो 2 एपिसोड को, उन सारे कॉन्सेप्टों को मैं अप्लाई करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर मेरे भाई विजिबल हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक कक्षा में 6 छात्र हैं जिनके वजन दिए गए हैं, और बोल रहा है उनका औसत कितना होगा। तो चलो मैं लिखता हूँ इसे, ठीक है। दोस्तों पहला छात्र का जो औसत वजन है कितना है, तो 54.6 किलोग्राम है। दूसरी दोस्तों छात्र का वजन है 48.2 किलोग्राम है ना। तीसरी का मेरे भाई कितना है, तो 52.4 किलोग्राम है। नेक्स्ट मेरे भाई कितना है, तो 49.6 किलोग्राम। और 49.6 के बाद कितना है, तो 51.8 किलोग्राम है। और अंतिम छठे बच्चे का जो वजन है मेरे दोस्त, ये 58.8 किलोग्राम है, ठीक है। तो दोस्तों हमें निकालना है इसकी औसत। अगर आप इन संख्याओं को अगर देखेंगे तो आपकी पसीना भी छूट सकती है कि क्या आप लोगों को ऐसे संख्याओं को जोड़ने की ज़रूरत है, और जोड़ के फिर आप 6 से भाग दोगे तो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मतलब कम से कम आप लोगों को एक क्वेश्चन मेरे दोस्त कम से कम 2 से 3 मिनट का समय खराब ही कर सकती है। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे डेविएशन नामक मेथड से, ठीक है। तो मैं यूज करता हूँ डेविएशन। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं इन संख्याओं को देखते हुए इसका औसत 50, ठीक है। मैं मान लेता हूं, आप कुछ भी दोस्तों मान सकते हो, लेकिन जो भी दोस्तों आप इसकी औसत मानोगे वो दिया गया संख्या में सबसे हाईएस्ट नंबर और सबसे लोवेस्ट नंबर के बीच में ही आप लोगों को मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों सबसे हाईएस्ट नंबर है 54.6, और दोस्तों दिया गया नंबरों में से सबसे दोस्तों लोवेस्ट नंबर है 48.2। मतलब दोस्तों जो भी इसका औसत आएगा ये 54.6 और 48.2 के बीच में आएगा। तो आप कोई भी दोस्तों संख्या को मान लो। तो दोस्तों अगर आप जैसे ही देखोगे ना ऑप्शन, आप लोग ऐसे ही दोस्तों ऑप्शन के माध्यम से ही आप सोचना कि आप इसका डेविएशन अपने आप से क्या मानते हो। मैं मान लेता हूं दोस्तों 50, आप कुछ भी मान सकते हो, आप 51 भी मान सकते हो, 52 भी मान सकते हो, लेकिन अगर मैं मानूंगा दोस्तों 50 तो जोड़ने घटाने में मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। तो आप दोस्तों देखो, कंपेयर करो इस 50 से कि ये सारी संख्या इससे कितना ज़्यादा है या तो कम है, ठीक है। तो दोस्तों पहला संख्या इससे 4.6 ज़्यादा है। दूसरा संख्या मेरे दोस्त इससे 1.8 कम है। तीसरा संख्या 2.4 ज़्यादा है। ये वाली संख्या मेरे दोस्त 0.4 कम है। और नेक्स्ट संख्या 1.8 ज़्यादा है ना। और ये संख्या मेरे भाई माइनस का 1.2 है। ये दोस्तों सारे के सारे संख्याओं को मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ 50 से। अब मैं दोस्तों इसका नेट डेविएशन में निकालूंगा, ठीक है। अब जो दोस्तों प्लस है आप उसको जोड़ दीजिए, और जो माइनस है आप उसको भी जोड़ दीजिए, ठीक है। तो प्लस में 4.6 और प्लस में 2.4 कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 और 6 4 10, मतलब एक और कितना हो जाएगा 7, और प्लस 1.8 और बराबर कितना हो जाएगा 8.8 हो जाएगा, है ना। और अगर वहीं पे अगर आप दोस्तों देखते हो माइनस वाली चीज़ को, तो माइनस में 1.8 और माइनस में 1.2 कितना हो जाएगा, तो 1 और 1 2 और 8 और 10 1, ठीक है, यानी कि 3 हो जाएगा। प्लस में 0.4 बराबर 3.4 हो जाएगा। मतलब ये है दोस्तों माइनस में और ये है प्लस में। तो ओवरऑल दोस्तों 8.8 में मुझे 3.4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 में से 4 चला गया, कितना बच गया 4, और 8 में से 3 चला गया, कितना बच गया 5। मतलब दोस्तों अगर मैंने मान लिया है 50, तो दोस्तों इसकी नेट डेविएशन 0 करने के लिए मुझे माइनस करना होगा 5.4, और ये दोस्तों 5.4 है प्लस में। अगर यहाँ पे दोस्तों घटाने से 0 आ जाता तो मैंने जितना भी दोस्तों मान रखा है 50, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाता। मतलब दोस्तों जो भी बच गया है ये मुझे डिवाइड करना होगा सारे नंबरों में। तो दोस्तों टोटल नंबर है कितनी, तो आप देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन में कि दोस्तों टोटल कक्षा में 6 विद्यार्थी हैं, तो मुझे भाग देना होगा टोटल 6 विद्यार्थी से, है ना। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं से भाग देता हूँ, तो 6 9 54, ये तो कट ही जाएगा, बराबर 50, और प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा 50.9। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा?
क्या आप कभी सोचते थे कि इस तरह से आप कभी बना पाएंगे? क्या आप लोगों को हार्ड लगा? नहीं लगा होगा। अभी दोस्तों हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बस आप अपनी पैसेंस को बनाए रखें और आप क्वेश्चन को देखते चले जाएं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऐसे कई सारे लोग हैं ना जो क्लास को लेटे हुए देखते हैं, सोते हुए देखते हैं, फास्ट मोड में करके देखते हैं। अगर आप भी मेरे दोस्त उन सारे में से एक हो तो ठीक है, गड़बड़ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं दोस्तों सोल्यूशन करूंगा, बस आप लोगों को बहुत मजा आएगा। बोल रहे दोस्तों 23, 15, 19, x 12 व 7 का दोस्तों औसत 16 है, जबकि 37, 28, 53, y और 42 का औसत 41 है। तो x प्लस वाई और y माइनस एक्स का दोस्तों मेरे भाई मान क्या होगा? ऐसे में आप लोगों को x और y का मान निकालना जरूरी हो जाएगा। तो मैं दोस्तों यहाँ पे यूज करूंगा नेट डेविएशन, मतलब यहाँ पे दोस्तों रिवर्स डेविएशन लगेगा। आप लोगों को नाम से नहीं डरना है ना। तो दोस्तों संख्या क्या है? 23 है। 23 के बाद क्या है? 15 है। 15 के बाद दोस्तों क्या है? 19 है। और 19 के बाद क्या है? x है। x के बाद 12 है। 12 के बाद 7 है। और इसका दोस्तों औसत कितना दिया हुआ है? तो इसका औसत दिया हुआ है 16। औसत कितना दिया हुआ है? 16। जो दोस्तों औसत दिया गया है, इन सारे संख्याओं का अगर मैं नेट डेविएशन निकालूंगा तो 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं कंपैरिजन करता हूं इस औसत से इन सारे संख्याओं में, इन सारे संख्याओं से कि कौन संख्या कितना ज़्यादा या तो कम है। तो दोस्तों अगर मैं आता हूं अपनी पहली संख्या के ऊपर, तो ये 7 ज़्यादा है, ये मेरे भाई 1 कम है, ये 3 ज़्यादा है, और ये 4 कम है, और ये 9 कम है। अगर मैं दोस्तों ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 7 और 3 10, तो प्लस में दोस्तों 10 है, और माइनस में कितना है? तो 9, 4, 13, 13 और 1 14। तो दोस्तों ओवरऑल क्या आ जाएगा? -4। जबकि मुझे यहाँ पे इसका नेट डेविएशन कितना करना है? 0 करना है। तो इसका दोस्तों नेट डेविएशन 0 करने के लिए इस -4 में मुझे क्या जोड़ना होगा? तो सिंपल सा बात है कि +4 जोड़ना होगा। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर ये औसत 16 है तो x का मान तो 16 आएगा ही आएगा। और इसके दोस्तों नेट डेविएशन 0 करने के लिए मुझे और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? तो +4। जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 20, है ना, तो दोस्तों ये 16 इससे कितना ज़्यादा है? तो 4 ज़्यादा है। तो दोस्तों ये -4 यहाँ पे जो आ रहा है, और यहाँ पे दोस्तों +4 है, तो क्या -4 और +4 0 नहीं आ गया? बिल्कुल दोस्तों 0 आ गया। तो x का मान तो 16 होगा ही होगा, प्लस दोस्तों 4 और ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सारी संख्याएं दोस्तों 4 कम है। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया x का मान क्या होगा? तो 20 हो जाएगा x का मान। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो मैं यहाँ पे x का मान लिख ही दिया। अब दोस्तों मैं आता हूँ इसी क्वेश्चन में दूसरी सीरीज़ के ऊपर। तो दोस्तों दूसरी सीरीज़ क्या है? तो आप देख सकते हो 37 है, 37 है, 28 है, 53 है, y है, और 42 है। ठीक है, और मेरे दोस्त इन सारे संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? तो इसका औसत दे रखा है कितना? तो 41 दे रखा है। अब मुझे इस 41 से कंपेयर करना है इन सारे नंबरों के कि कौन सा नंबर कितना ज़्यादा है, कौन सा नंबर। ठीक है, तो दोस्तों a कितना कम है? तो 4 कम है। और a मेरे दोस्त कितना ज़्यादा है? तो 28, 12, 40, यानी कि ये 13 कम है। ठीक है, और a कितना ज़्यादा है? तो 9 और 3 ये 12 ज़्यादा है। ठीक है, और एक कितना ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा है। तो दोस्तों ओवरऑल कितना है? तो 12 और 1 13। तो दोस्तों 13 से तो 13 कट ही गया। कितना नंबर वही है ना, 37, 28, 53, y और 42 का औसत 41 दिया हुआ है। तो ये तो 4 कम हो गया, और ये दोस्तों 13 कम है, और ये कितना कम हो जाएगा? तो 41, 9, 3, 12, ये दोस्तों ये ज़्यादा है ना, और ये 1 ज़्यादा है। तो दोस्तों 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13, और ये 13 से 13 कट गया। दोस्तों यहाँ भी बच गया कितना? तो -4 बच गया। कितना मेरे भाई बच गया? -4। अब इसे दोस्तों 0 करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो इसमें 4 को जोड़ना होगा। 4 तो दोस्तों जोड़ना होगा। मतलब दोस्तों कहने का मतलब है ये 41 औसत तभी आएगा जब जो ये y का मान है 41 + 4 = 45 होगा। तो मतलब मैंने यहाँ पर भी y का मान कितना निकाल लिया? तो 45 निकाल लिया, है ना दोस्तों। अगर यहाँ पे +4 आता, इसका मतलब ये होता कि जो इन संख्याओं का जो दिया गया औसत 41 है, ये दोस्तों इससे दोस्तों 4 ज़्यादा ही आ रहा है। तो जो y का मान होगा इससे 4 कम होता है 41 से। लेकिन यहाँ पे दोस्तों माइनस है, तो मुझे प्लस करना होगा, है ना।
तो मैंने x का मान निकाल लिया 20 और y का मान निकाल लिया 45। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x प्लस वाई बटे में y माइनस x का मान क्या होगा, है ना। तो x का मान क्या है यहाँ पे 20 और y का मान कितना है 45। तो 20 प्लस में 45 और नीचे में क्या है दोस्तों, तो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 45 में से 20 तो 25 आ जाएगा ना, है ना, 25 ही तो आएगा। तो क्या हो जाएगा 45 और 20 65 बट्टे में 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 तेरे 65 और 5 बचे 25 बराबर 2.6। तो दोस्तों मुझे समझाना था, मुझे बताना था, इसलिए मुझे इतना सारा समय लगा। आप लोगों को इतना सारा समय कतई नहीं लगेगा, आप यकीन माने। और यही कॉन्सेप्ट आप लोगों की पावर में तब्दील हो जाने वाली है। अभी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना, ये तो बस सेकेंड ही क्वेश्चन था, बस आप देखते चले जाइए सारे एपिसोड क्वेश्चनों को। देखो नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे बोल रखा है कि विषम अभाज्य संख्याओं, तो मतलब यहाँ पे 2 को काउंट नहीं करना। आप इस चीज़ को दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूँ, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, पहला क्या आ जाएगा 3, उसके बाद क्या आ जाएगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 23 के बाद कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 29, और 29 के बाद कितना आ जाएगा 31, है ना। 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ठीक है। अब दोस्तों पूछ रहा है कि इसका क्या हो जाएगा एवरेज। आप ऐसे में दोस्तों ना यहाँ पे गैप सेम है ना दोस्तों इसमें और कोई कॉन्सेप्ट लगेगा, तो क्या आप बोलोगे मेरे दोस्त कि क्या आप लोगों को जोड़ना होगा फिर से 31 प्लस 29 प्लस 23 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 11, मतलब सारे संख्याओं को जोड़ के क्या फिर आप लोगों को 10 से भाग देने की ज़रूरत है क्या, नहीं। इसीलिए तो दोस्तों मैं आप लोगों को डेविएशन में पढ़ाया, ठीक है। मैं यहाँ भी यूज करने वाला हूँ डेविएशन। तो दोस्तों जो भी इसका औसत आएगा ये सबसे बड़ी नंबर व सबसे छोटी नंबर के बीच में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप देखोगे ऑप्शन में, तो दोस्तों सारे के सारे ऑप्शन लगभग 15 के समीप में है, नज़दीक में। तो मैं मान लेता हूं दोस्तों ऐसा कि इन सारे संख्याओं का औसत 15 है। कितना है 15 है। चलो अब मैं इस 15 से दोस्तों कंपेरिजन करता हूँ इन सारे संख्याओं में से। तो दोस्तों ये 12 कम है, ये दोस्तों 10 कम है, ये 8 कम है, ये दोस्तों 4 कम है, ये 2 कम है, ये 2 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है ना। और ये मेरे दोस्त कितना ज़्यादा है तो 15, ये 14 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है तो 16 ज़्यादा है। चलो जो कट रहा है उसे काट दो, है ना। +2 -2 कट गया, +4 -4 कट गया, -8 + 8 कट गया। इधर मेरे दोस्त कितना बच गया 12 और 10 -22, और इधर मेरे दोस्त कितना बच गया 14 और 16 30। तो दोस्तों ओवरऑल कितना आ गया तो 30 - 22 = 8। जो भी दोस्तों ये 8 आया ये सब में बढ़ जाएगा। मतलब दोस्तों इसका जो डेविएशन होगा ये 15 तो होगा ही होगा, और +8 और बट्टे दोस्तों सारे संख्याओं का, मतलब ये दोस्तों सारे संख्याएं कितने हैं तो दोस्तों टोटल 10 संख्याएं हैं। क्वेश्चन में तो दे दिया गया है कि प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या, तो दोस्तों टोटल संख्या 10 है। तो क्या अब आप इस संख्या को भाग नहीं दे सकते हो, बिल्कुल। तो 15 और दोस्तों 8/10 बराबर 0.8 बराबर 15.8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या आप लोगों को डेविएशन से करने में हार्ड लगा, समझ में नहीं आया? आप लोगों को शुरुआत में थोड़ा सा लगता होगा कि पता नहीं भाई आप डेविएशन क्या बोल रहे हो, नेट डेविएशन क्या बोल रहे हो, रिवर्स डेविएशन क्या बोल रहे हो। लेकिन जैसे ही आप क्लास को करोगे, ये तो तीसरा ही क्लास है ना। चलो अब मैं आता हूँ मेरे दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो चलो मैं लिखता हूँ 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा। जैसे दोस्तों 31 आ गया, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 हो जाएगा। 37 के बाद 39 हो जाए, 41 हो जाएगा, 41 के बाद 43 हो जाएगा, 43 के बाद 47 हो जाएगा। इतना ही तो संख्या है 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या।
अब इसका दोस्तों निकालना है क्या, औसत निकालना है। मैं मान लेता हूँ दोस्तों इसकी औसत कुछ भी मान लो। जैसे ही दोस्तों अगर आप देखोगे ऑप्शन में तो 38, 39, 34, 36 के है, ठीक है। तो दोस्तों आप मान लो कि जो इसका औसत है 35 है, ठीक है, मान लो 35 है। आप कुछ भी मान सकते हो 31 और 47 के बीच में। आप दोस्तों 40 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्त ये कितना कम है, तो ये इससे 4 कम है, ठीक है। ये मेरे भाई ये 2 ज़्यादा है, एक कितना ज़्यादा है तो 6 ज़्यादा है, एक कितना ज़्यादा है तो 5 और 5 ये 8 ज़्यादा है, और एक कितना ज़्यादा है तो 5 और 7 12 ज़्यादा है। अगर दोस्तों अगर आप यहाँ पे 40 मानते तो कुछ और ही सिनेरियो होता है, आप जैसा जो भी मानो, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल कितना आ जाएगा, तो 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 2 28, 28 में से 4 चला गया तो 24। मतलब दोस्तों प्लस का 24 ज़्यादा आ रहा है। जो ये दोस्तों प्लस का 24 ज़्यादा आ रहा है, ये दोस्तों सारे संख्याओं में डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल संख्या है कितनी, तो 1 2 3 4 5। दोस्तों टोटल 5 संख्या है ना, टोटल दोस्तों संख्या कितना है 5। अब इसे कर दो गुना तो कितना आ जाएगा, तो 4.8 आ जाएगा ना इसे करने पे। तो टोटल कितना आ जाएगा, तो 35 प्लस में 4.8 बराबर में क्या आ जाएगा 39.8, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को ये सारे सॉल्यूशन, क्या आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। आप लोगों की दोस्तों डिमांड था कि आप भाई एवरेज पढ़ाओ, एवरेज पढ़ाओ। मैं कोई भी एपिसोड को ला रहा था उसमें आप कमेंट कर रहे थे एवरेज का ही। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 46 और 99 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर आपने मेरे इस क्लास को किया होगा सही से तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से आप दोस्तों आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलो अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 69 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब आ गया वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था थ्योरेटिकल क्लास में। तो दोस्तों बोल रहा है कि प्रथम 69 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था इसकी फॉर्मूला कि अगर दे दिया अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक, तो इसका सम का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत मैंने आप लोगों को बताया था मेरे दोस्त, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटे में 2 और बटे में n। ये तो हो गया इसका जोड़, और दोस्तों जितना संख्या रहेगा मैं उतनी संख्या से भाग दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा प्रथम n 69 संख्याओं का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 69 इंटू 69 प्लस 1 बराबर 70 बट्टे में 2 और बट्टे में क्या हो जाएगा n, मतलब टोटल दोस्तों 69 संख्या है। तो मुझे 69 से भाग देने का ज़रूरत होगा। तो दोस्तों ये तो इसका हो गया योग, सम हो गया ना। अब मुझे इसके 69 से दोस्तों भाग देने की ज़रूरत है। अब जो कट रहा है उसे काट दो, 69 से 69 गया, ये 2 से चला जाएगा 35 बार में, मतलब 35 दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। अब मैं इसे इरेज करता हूँ और मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहे मेरे दोस्त, बोल रहे 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ा संख्या क्या आएगा। दोस्तों 37 लगातार संख्याओं का औसत, दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 1 2 3 4 5 6 7 का औसत क्या होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इन सारे संख्याओं का औसत क्या होगा, तो दोस्तों जो भी दोस्तों इन संख्या के बीच में होगा, अगर गैप सेम है तो दोस्तों आप लोगों को दोनों साइड से काउंट कर लेना 3 नंबर, और जो दोस्तों बीच में आगे वही संख्या का औसत हो जाएगा 4। आप करके भी देख लो। 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 और 3 25 25 और 2 27 27 और 1 कितना जाएगा 28 और बट्टे भागे में कितना जाएगा 7 बराबर 4। अब दोस्तों आप लोगों का एक और क्वेरी रहेगा कि अगर मेरे भाई अगर इसमें 8 संख्या रहे तो फिर आप क्या कीजिएगा। जैसे अगर इसमें 8 संख्या हो गया तो बस करना कुछ नहीं है, 3 संख्या आप इधर से ले लो, 3 संख्या आप इधर से भी ले लो, है ना। चाहे तो अगर आप 4 संख्या भी अगर मेरे दोस्त करके अगर लेते हो तो क्या करोगे, आप 1 2 3 4 तक यहाँ ले लो और 4 तक यहाँ ले लो। अब 4 और 5 के बीच में क्या आता है 4.5, तो 4.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर आप 3 अगर संख्या तक लेते हो तो 3 संख्या दोस्तों यहाँ तक ले लो और 3 संख्या यहाँ तक हो जाएगा। तो दोस्तों जो 2 संख्या बीच में बच गया, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है।
यहाँ भी तो दोस्तों 4.5 ही आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि 37 लगातार संख्याओं का जो औसत है ये 54 है, तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो दोस्तों लगातार संख्या है, लगातार संख्या दोस्तों कहने का मतलब है कि इन सारे संख्याओं के बीच में जो गैप होगा ये सेम होगा। जब गैप सेम होगा तो जो इसका औसत दिया वो 54 है दोस्तों, बीचों बीच की संख्या होगा, है ना। 54 जो होगा ये मेरे दोस्त ये बीचे बीच की जो दोस्तों संख्या हो जाएगा। और दोस्तों टोटल संख्या है 37, तो टोटल संख्या 37 में से एक नंबर मुझे पता चल गया 54 है। अब दोस्तों टोटल संख्या बच गया 36। अब 36 दोस्तों इधर हो जाएगा, है ना, और 36 संख्याएं इधर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। ठीक है, अब दोस्तों बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अब दोस्तों इधर कितना संख्या है? 18 संख्या, और इधर दोस्तों 18 संख्या इधर भी है। अब जो दोस्तों इसका सबसे बड़ी संख्या होगा ये 18 के गैप पे होगा, है ना, क्योंकि दोस्तों संख्याएं तो कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। मतलब जो सबसे बड़ी संख्या आएगा इस 54 में आपको 18 को जोड़ देना इक्वल टू 72। वहीं अगर आप लोगों को निकालना होता कि सबसे छोटी संख्या कितना होता, तो आप लोगों को वहीं 54 में से 18 को माइनस कर देना होता। मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर यहाँ पे अगर बोलता कि ये सारे के सारे संख्याएं सम संख्याएं हैं तो विषम संख्याएं हैं, मतलब अगर 2 के अगर अंतर पे होता तो 18 दूना 36 से हम लोग प्लस करते या तो माइनस करते। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक माइलस्टोन की जैसे उभरने वाली है, तो बस आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। देखो लगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, तो सबसे बड़े एवं सबसे छोटे पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करें। दोस्तों 9 लगातार संख्या दिया गया है, ठीक है, और मतलब लगातार संख्या है। इसका दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो इसके बीच में जो गैप होगा ये दोस्तों बराबर का होगा, एकक का होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका औसत दे दिया हुआ 63, औसत 63, तो टोटल दोस्तों 9 संख्या में मुझे तो एक संख्या मालूम चल गया। अब इसका मतलब दोस्तों 4 संख्या इधर हो जाएगा और 4 संख्या इधर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो सबसे बड़े एवं सबसे छोटे नंबरों का गुणनफल क्या होगा। मतलब मुझे यहाँ पे दोनों संख्याओं को भी निकालना होगा। जैसे मेरे दोस्त 4 संख्या जैसे यहाँ भी है ना, अगर मैं निकालूँ सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आएगा, तो 63 + 4 = 67। और यहाँ पे किधर हो जाएगा, तो 63 - 4 = कितना हो जाएगा, तो सबसे छोटी, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 63 में से 4 तो 59 आ जाएगा। आप इस चीज़ को वेरीफाई भी दोस्तों करके देख सकते हो। चलो मैं वेरीफाई कर ही देता हूँ, है ना, क्यों मैं डॉट पालना। मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये 63 होगा बीचे बीच की संख्या होगा, उसके बाद दोस्तों 4 नंबर इधर होगा और 4 नंबर इधर होगा, 1 2 3 4। देखो क्या हो जाएगा, 63 के बाद 64, 64 के बाद 65, 65 के बाद 66, 66 के बाद 67 इधर हो जाएगा दोस्तों। 63 के जस्ट पहले होता है 62, इसके पहले 61, इसके पहले 60 और इसके पहले कितना हो जाता है 59। आप देख सकते हैं दोस्त, इसका औसत निकाल के अपने मोबाइल फ़ोन में औसत 63 ही आएगा। वह दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या 67 ही आएगा और छोटी संख्या 59 ही आएगा। अब मेरे दोस्त पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मतलब 67 × 59 = क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9 × 63 मतलब 3 आ जाएगा, है ना। अगर आप इस तरह से मेरे भाई देखेंगे तो आप फिर भी दोस्तों यूनिट डिजिट 3 वाले में 2 ऑप्शन में फंस जाएंगे। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो नेगलेक्ट हो गया, चला ही गया। अब मुझे इसे गुना करने की दोस्तों चुनौती है, तो चलो मैं गुना करता हूँ दोस्तों। क्या आप इसे लिख सकते हो, 67 × 60 - 1 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल मेरे दोस्त लिख सकते हो। चलो आप इसे गुना करो। पहले इस 67 को गुना करो 60 में, 0 का 0, 6 7 42 का 2, हाथ में 4, 6 6 36, 36 और 4 कितना आ जाएगा 40, और एक 67 में से गुना कर दूंगा यहाँ पर और ये माइनस हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 10 में से 7 तो 3, 11 में से 6 तो 5, यहाँ बच जाएगा 9 और यहाँ बच जाएगा 3, तो 39 53 दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कि आप कोने में जाके 67 × 59 करने लगो। जब तक आप क्वेश्चन को कैलकुलेशन अगर आप नहीं करेंगे इन सारे चीज़ों से, तो फिर आप लोगों का
नैया डगमग होने वाली है। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि ये 67 किसी का भी फैक्टर नहीं है, ना ही 59 किसी का फैक्टर है। अगर ये दोस्तों किसी का फैक्टर होता तो मैं दोस्तों वहाँ पे उन सारे नियमों को भी लगाता, ठीक है, मतलब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली मेथड को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है 4 लगातार सम संख्याओं, यहाँ पे दोस्तों सम संख्या बोल रहा है जो क्रमशः P है, Q है, R है, Y, S है, बढ़ते क्रम में है और इसका औसत 51 है, ठीक है। दोस्तों 4 संख्या है, 1, यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। दोस्तों 4 संख्या है और इसका दोस्तों औसत दे दिया हुआ है 51। तो दोस्तों अगर संख्या 4 है मतलब जो ये इसका बीच का दोस्तों हो जाएगा इसका नंबर औसत 51। तो 51 के दोस्तों जस्ट बाद क्या आता है तो 52 आता है सम संख्या, और 52 के बाद दोस्तों नेक्स्ट सम संख्या क्या आता है 54, और 51 के पहले सम संख्या क्या आता है तो 50, और इसके पहले क्या आता है तो 48। और ये दोस्तों P का मान है, ये Q का मान है, ये R का मान है, P Q R S है ना, P Q R और S। ये दोस्तों मैंने यार यहाँ पे लिख दिया ना, ये P है, Q है, ये है दोस्तों R और A है S। दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है तो P और S का गुणनफल क्या होगा, यानी कि 48 इंटू 54 का मान क्या आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा तो 8 चौके 32 मतलब 2 आएगा। जैसे ही दोस्तों 32 आएगा तो आप ऐसा ही आप मार सकते हो वनली और वनली ऑप्शन नंबर A जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। बस यूनिट डिजिट से हो गया। आप लोग ऐसा नहीं कि अंधों के जैसा 48 इंटू 54 करते चले जाओ, जब तक नहीं आती तब तक नहीं बनेगी, ऐसा नहीं करना है। यूनिट डिजिट बस लगाओ। मैं आप लोगों को एक दिन पढ़ाने वाला हूँ DS कॉन्सेप्ट, और उसके बाद ही दोस्तों मैं लगाऊंगा DS, ठीक है। जहाँ पे जैसे अभी मैं फंस गया था ना 67 इंटू 59 वाले गुणा में, वहाँ पे मैं दोस्तों चाहता तो मैं DS कॉन्सेप्ट भी यूज कर लेता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। अब दोस्तों वही चीज़ें आ गया। तो दोस्तों प्रथम n लगातार घनों का जो योगफल होता है मेरे दोस्त कितना होता है, तो प्रथम n मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। दोस्तों इसका पूछा है क्या, तो घनों का औसत। तो दोस्तों सम का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसका जोड़ का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों मुझे निकालना है अगर इसका एवरेज, तो बस एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओनली बट्टे में n दे दूंगा, मतलब टोटल संख्या से भाग दे देना है। तो क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस में 1/2 और बट्टे में n का इसका दोस्तों होल स्क्वायर इसका ही होगा सिर्फ, ठीक है। मतलब n का होल स्क्वायर नहीं करना, कर देना है आप। तो चलो अब मैं बनाता हूँ। तो बोल रहा है क्या कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, मतलब n का मान कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 इंटू में 5 प्लस और ये कितना हो जाएगा 6/2 का होल स्क्वायर, और बट्टे में कितना आ जाएगा n, और n का मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 2 तिया 6 और 5 तिया 15 का स्क्वायर 225, और बट्टे में कितना आ जाएगा 5 बराबर क्या आ जाएगा 5 चौके 20 5 9 45 इक्वल टू 45, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों जानते हो कहाँ पे फंसोगे, आप लोगों को लगेगा अरे दोस्त इसको बस करने में क्या है, 5 का क्यूब 125 होता है, 4 का 64 होता है, 3 का 27 होता है, 2 का 8 होता है और 1 का 1 ही होता है। इन सारे संख्याओं को जोड़ने में कितना समय लगेगा, तो जोड़ के 5 से भाग दूंगा निकल जाएगा। क्यों इतना फार्मूला का ताम झाम करके याद रखना। दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी सोच लिमिट है, आप अपनी सोच को एक्सीड करो, बढ़ाओ। क्योंकि अगर वहीं पे दे देता कि प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, तो फिर आप करते रह चला जाओ, ठीक है। दोस्तों हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1 से 71 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत,
वर्गों का औसत। क्या बताया था मेरे भाई? सबसे पहले मैं इसका निकालता हूँ सम, है ना। इसका दोस्तों सम का फार्मूला क्या होता है, मतलब इसकी जोड़ की फार्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1 बट्टे में 6। ये दोस्तों इसका हो गया सम का फार्मूला, है ना। वहीं पे दोस्तों अगर मुझे इसका निकालना है एवरेज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे में 6, और बट्टे में क्या कर दूंगा दोस्तों? टोटल संख्या से भाग दे दूंगा, तो टोटल संख्या क्या आ जाएगा? n, है ना। आप लोग दोस्तों इस फार्मूला से डरना नहीं है आप लोगों को। जैसे ही आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ये फार्मूला आप लोगों को याद हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलो मैं निकालता हूँ। बोल रहे दोस्तों प्रथम 71 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? तो चलो मतलब n का मान कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। तो n का मान मैं लिख देता हूँ 71 इंटू 71 प्लस 1 बराबर 72 इंटू कितना आ जाएगा? 71 दूनी 142 और 1 143 बट्टे में 6, और a वाला दोस्तों बट्टे में कितना आ जाएगा? n, और n का मान कितना है? 71, है ना। अब a वाली 71 से a वाली 71 को काट दो, ये 6 से मेरे दोस्त काट दो इसे 12 बार में, ये कितना हो जाएगा? फाइनल बच गया 12 इंटू 143। इसकी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरह से फंस जाओगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में। अब मुझे पूरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये 12 3 से भी कटता है, वह 4 से भी कटता है। तो अब मुझे ऐसी संख्या को देखने की दोस्तों ज़रूरत है जो 3 से भी कटे, वह 4 से भी कटे। तो दोस्तों 4 से कटने का नियम क्या कहता है कि जो भी दोस्तों संख्याएँ दी गई है, अगर दिया गया संख्या में से इसके अंतिम के अगर 2 अंक 4 से कटते हैं तो दोस्तों सारे के सारे संख्या 4 से कटेंगे। इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी के दोनों दोस्तों लास्ट के जो संख्याएं हैं 16 है, और 16 दोस्तों 4 से कटता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए भी कटता है 4 से, और ऑप्शन नंबर बी भी कटता है 4 से, और ऑप्शन नंबर ए का भी है यूनिट डिजिट 4, और ऑप्शन नंबर बी का भी यूनिट डिजिट 4 ही है। अब मुझे दोस्तों लगाना है यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मेथड 3 का। तो देखते हैं दोस्तों कौन सी नंबर 3 से कटती है। तो दोस्तों 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जो भी संख्याएं दी गई है, अगर दिया गया संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो दोस्तों पूरे की पूरी संख्या 3 से कटता है। इस प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर ए में, क्या है? 1 6 1 6, मतलब 1 6 7, 7 और 1 8, और 8 और 6 कितना आ जाएगा? 14। क्या 14 3 से कटता है क्या? नहीं। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए भी गया। मेरा क्या बच गया? ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को चेक करने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। आप जोड़ सकते हो, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15। क्या 15 3 से नहीं कटता? बिल्कुल मेरे दोस्त कटता है ना। तो इसका जो भी है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। आप लोगों को आंसर निकालने से ज़्यादा तवज्जो देना है ऑप्शन पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते चला जाओ। इसलिए तो दोस्तों मैं कहता हूँ आते हम लोग अपनी अंतिम क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बोल रहा है यदि m प्रथम सम प्राकृत संख्याओं का माध्य, दोस्तों m प्रथम सम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना है? तो दोस्तों प्रथम n सम संख्याओं का, दोस्तों माध्य का मतलब ही औसत ही होता है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत का दोस्तों फार्मूला क्या होता है? n प्लस में 1 होता है। ये n प्लस 1 कैसे है? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों इसका निकालना है सम का फार्मूला, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट प्लस लास्ट कर देना है ना। जैसे दोस्तों 2 हो गया प्लस 12 हो गया, और बट्टे में मुझे क्या कर देना है? तो 2 कर देना है। तो कितना आ जाएगा? 14 बट्टे में 2 = 7 आ जाएगा। आप इसे दोस्तों देख भी सकते हो, 3 संख्या इधर से ले लो, 3 संख्या इधर से ले लो, 6 और 8 के बीच में क्या आ जाएगा? 7, और जो बीच वाली जो दोस्तों संख्या आती है वही इसका क्या हो जाता है? तो आंसर हो जाता है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब क्या है? टोटल संख्याएं कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों n का मान कितना हो जाएगा? 6। तो दोस्तों n का मान कितना हो जाएगा? 6, और प्लस में 1 और मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो 1 कितना हो जाएगा? 7। तो क्या यही 7 यहाँ पे नहीं आया? बिल्कुल आ गया, है ना। तो चलो इस चीज़ को मैं अब इरेज करता हूँ और मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो बोल रहा है दोस्तों यदि m प्रथम 100 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य, मतलब जो दोस्तों 100 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना आ जाएगा? 100 + 1 = 101,
100 प्लस 1 कितना आ जाएगा, प्रथम 100, प्रथम ही बोल रहे हैं ना, प्रथम 100 सम संख्याओं का, प्रथम 100 सम संख्या का औसत। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो n+1 यानी कि 100 + 1 बराबर 101। इसी 101 को क्वेश्चन में m दे दिया गया है, नाम इसका, है ना, बोल तो रहा है कि जो m है ये प्रथम 100 सम प्राकृतिक सम संख्याओं का माध्य है, मतलब कि औसत है। और दोस्तों नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य वो क्या होगा, तो प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का माध्य। क्या हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों आप ऐसे में क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो दिया गया नंबर आप उसी को मान लें, मतलब 100 दिया गया है तो आप लोगों को 100 ही मान लेना है, मतलब इसका दोस्तों 100 ही हो जाएगा इसका आंसर। मैंने इसके पीछे के भी कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को बता रखा हूँ। तो ये 100 क्या होगा, तो आप लोगों को तो 100 ऑप्शन में तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, आप लोगों को क्या 100 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, क्या नहीं, तो क्या आप इस 100 को m-1 के रूप में आप नहीं लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ना, क्योंकि दोस्तों m का मान 101 है और मुझे अगर मैं माइनस कर दूं 1 तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है, बात एक ही है। तो दोस्तों क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा थोड़ा सा टेक्निकल बना दिया गया ऑप्शन को फंसाकर, ठीक है, ऑप्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड देकर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा, और बाकी आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, तो आप वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ठीक है, थैंक यू।